Hello everyone, good morning to all of you. So today we will discuss about the instantaneous rate of a reaction. Okay, in our previous classes we discussed about the what is the rate of reaction. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। सो दिस इज़ द रेट of change of concentration of any of the reactants or products at a particular instant is called the instantaneous rate of the given reaction at that instant। देखिए इसमें क्या करना आपने, जैसे एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे थे आप लोग, ठीक है। एवरेज रेट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे आप, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इस तरीके से आप लोग एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे थे। तो आपको सिंपली एवरेज रेट में डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो कर देना है। कैसे करोगे, यहाँ पर देखो जैसे एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है। ए आपका रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका बी में। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा, एवरेज रेट निकालोगे सबसे पहले। एवरेज रेट निकालने के लिए देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट निकालने के लिए, रिएक्शन रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप लोग करते हो कंसंट्रेशन का चेंज। जैसे देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में अगर देखो, रिएक्टेंट ए माना है, ए का कंसंट्रेशन आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इस तरीके से ए को लिखते हो, तो ये शो करता है आपका ए का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डेल्टा लगा रखा आपने, तो इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। ए के कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी किया है, तो इसका मतलब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। डेल्टा ए, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरली इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपको इस एवरेज रेट में डेल्टा टी को कर देना है टेंस टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपका आ जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका, आपने जो रेट निकाला है वो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपने जब भी ए का रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। कारण क्या है, क्योंकि टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हो। समझ आ रहा है। बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार उसको जा करके फिर से दोबारा देख लो। अब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम किसी रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकली समझेंगे। देखो क्या ग्राफ किस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पर है आपका, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो चीज़ें हैं। तो एक्स एक्सिस में आप टाइम लोगे और वाई एक्सिस में आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में देखो जैसे आपके पास जब टाइम कम है, जब टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पर जो ए है रिएक्टेंट आपका, उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा ना वो ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर है ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा आपका, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो इस तरीके से, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो नीचे को आ रहा है। दैट इज़ टाइम के बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन आपका घट रहा है। और ऐसा अमूमन किसके साथ होता है, रिएक्टेंट के साथ। क्योंकि देखो जब भी टाइम बढ़ता जाएगा तो आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को यहाँ पर ग्राफिकली दिखा दिया गया है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने रेट निकालने के लिए अज्यूम किया है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का वेट मान लो x1 है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे अब जब आपने टाइम t1 ले रखा है, तो उस समय पर जैसे मान लो इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन x1 है। आफ्टर द टाइम t2, जब टाइम जो है आपका t2 हो जाता है, यानी कि टाइम इंक्रीज होकर के ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पर आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कम होगा।
तो कम होने के बाद मान लो उसका x2 है। तो रेट निकालने के लिए क्या करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकालोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करोगे ना, यानी कि x2 माइनस x1 करोगे, ठीक है। और अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब टाइम कितना लिया आपने। तो फाइनल टाइम आपका t2 है, इनिशियल टाइम t1 है, तो t2 में से t1 माइनस करोगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, क्योंकि x2 जो है x1 से कम है, x2 जो है x1 से कम है, तो इसीलिए ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अगर आप बाहर से नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो ये पूरा जो रेट है वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो रेट है ना, रेट मीन्स स्पीड, और ये स्पीड जो है ना आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसीलिए इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल, जब हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस समय हम माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। इसलिए बाहर से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, किससे, माइनस से। अब सेम यही ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके लिए, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच। तो ध्यान दो, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जब टाइम कम है तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, उसका अमाउंट भी कम होगा। जैसे आप लोग ये करो ना, एक जैसे कागज़ है आपके पास, ठीक, मान लो इसको जला रहे हो आप, तो जलाने के बाद ये कागज़ किस में कन्वर्ट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, राख ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो ये राख होगा ये कम होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो कम होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कागज़ जलते जाएगा और ये राख में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो आपका ये राख है ना, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्राफिकली इसको किस तरीके से समझेंगे, देखो, अगर स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का कम है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ये कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। देखो ऊपर को कंसंट्रेशन है ना, तो ग्राफ ऊपर ही को जा रहा है, दैट इज़ टाइम इधर को आते जा रहा है, तो कंसंट्रेशन भी ऊपर को जाते जा रहा है। कहने का मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो x2 है, ये x1 है। x2 को देखो यहाँ बड़ा है कि छोटा है x2, ग्राफिकली देखो ऊपर आ रहा है ना यहाँ पे, देखो x2 तो बड़ा है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है। तो फाइनल x2 है, इनिशियल x1 है। तो रेट निकालने के लिए यहाँ पर एवरेज रेट कैसे निकालोगे, x2 फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर को प्रोडक्ट के केस में अगर देखें, फाइनल माइनस इनिशियल ये पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हमको बाहर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी रेट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब फाइनली हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, जिसको हम थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, एवरेज रेट निकाल करके वहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन अगर लगा दें तो इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आ जाता है। अगर इसको ग्राफिकली समझते हैं, तो ग्राफिकली समझेंगे तो कैसे समझेंगे, देखो यहाँ को कंसंट्रेशन लेंगे वाई एक्सिस की तरफ को, एक्स एक्सिस की तरफ को टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपको एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालना है। तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल मतलब जो t2 माइनस t1 होगा, इसको हमने कह दिया है टी डैश। समझ आ रहा है। t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल आता है वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस बहुत छोटे से टाइम इंटरवल को आपने टी डैश से यहाँ पर डिनोट कर दिया है, ठीक। तो इस ग्राफ में देखो टी डैश ये है, और उस टी डैश टाइम पर उसका कंसंट्रेशन कितना होगा उसको यहाँ पर ग्राफिकली इस पी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। ये पी पॉइंट पर यहाँ पर आ रहा है, देखो ये। तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर पी पॉइंट पर आ रहा है, ग्राफिकली देखो। तो अब आपको क्या निकालना है, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से। तो आप लोग क्या करोगे, इस पी पॉइंट पर खींच दोगे एक टेंजेंट, ठीक है। यानी कि इस पी पॉइंट पर क्या खींचोगे, एक टेंजेंट खींचोगे। तो इस तरीके से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। समझ आ रहा है। तो आप लोगों को जनरली रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो आप लोग इस पी पॉइंट पर क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, स्लोप एट पॉइंट पी। देखो स्लोप का मतलब होता है यहाँ पर, स्लोप का मतलब होता है आपको टेन थीटा निकालना होता है। समझ आ रहा है। स्लोप का मतलब क्या निकालना होता है आपको,
टेन थीटा निकालना होता है। तो इसमें जब टेन थीटा अगर लगाओगे, देखो आप थीटा इसको मानो या इसको जिसको भी मानते हो, मान लो इसको मान लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो ओ ए अपॉन ओ बी आएगा आपका, देखो ये इस तरीके से, ये इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी ग्राफिकली अगर मैं समझूँ इस ग्राफ से, तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू कितनी आई, ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रिएक्शन रेट, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है आपकी, तो उस रिएक्शन की स्पीड को, स्पीड मीन्स रेट, ठीक है ना। फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट, यानी कि किसी भी रिएक्शन के स्पीड को या रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट आयनिक हो, आयनिक मतलब जैसे मैं NaCl का एग्जांपल बार बार देता हूँ, तो ये एक आयनिक कंपाउंड आपका, तो आयनिक कंपाउंड अगर है आपका कभी, तो ये जो है एक्सचेंज जो देता है ना रिएक्शन, वो हाई होता है, यानी कि ये किसी के साथ भी आयनिक कंपाउंड बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, तो इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। समझ आ रहा है। बाकी यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अगर कोवलेंट कंपाउंड आपका होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। अगर रिएक्टिविटी कम होगी तो उसका रेट भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि वो कम स्पीड से रिएक्शन करेगा। समझ आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इन कोवलेंटली बॉन्डेड, इसमें मैंने लिख दिया है, कोवलेंटली बॉन्डेड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। इस वजह से ध्यान देना, इस वजह से क्या होता है आपका, रिएक्शन प्रोसीड होने में कुछ टाइम लगता है। टाइम लगता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन की स्पीड कम होगी। अगला देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। कारण क्या है इसका, दिस इज़ ड्यू टू मोर पॉसिबिलिटीज़ टू कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, यानी कि आप कह सकते हो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है। ये कोलिजन थ्योरी मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप कुछ ऐसा समझो कि जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन ही उनके बीच कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जिस वजह से वो आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता ही यही है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जितना ज़्यादा कोलाइड का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना, जितने ज़्यादा आपस में टकराएंगे उतना अच्छा आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, बाकी यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन बता दिया है फिर ये, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, यानी कि इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, कोलिजन जितना ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू दी कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या बढ़ेगा, क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक, अगला देखते हैं टेम्परेचर का क्या है। तो टेम्परेचर का इसमें काफ़ी आसान है यहाँ पर समझना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कोलिजन बढ़ेगा। अगर कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना। अगला है इसमें प्रेशर ऑफ ए कैटलिस्ट, तो प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट सॉरी, तो प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जगह अगर आपका कैटलिस्ट है, तो जनरली कैटलिस्ट तो बहुत तरीके के होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते भी हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते भी हैं। जनरली ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही ये लगभग काम में लाए जाते हैं।
अगर किसी कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए भी हम कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम होगा, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, वैसे तो जो कैटलिस्ट है ना वो घटाता भी है बढ़ाता भी है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आप कैटलिस्ट ले रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जनरली कौन सा कैटलिस्ट लिया है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये इंक्रीज़ करता ही इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन में ना जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ना, इनके बीच जो है बॉन्ड जल्दी से हो, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में ये हेल्प करता है कैटलिस्ट। ठीक है, हेल्प करता है तो इससे रिएक्शन आसान हो जाता है। तो आसान होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ग्राफिकली मैंने समझा दिया है। एक एक तरफ को आपने पोटेंशियल एनर्जी ली है, दूसरा कोर्स ऑफ रिएक्शन लिया है एक्स एक्सिस की तरफ को। तो यहाँ पर समझने में आसानी ये है कि जब आपका रिएक्टेंट यूज़ नहीं किया है तो पोटेंशियल एनर्जी देखो इतना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो कैटलिस्ट यूज़ करते समय आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखो इतनी कम हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफिकली समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक, बाकी आपका सरफेस एरिया है, एक्सपोजर टू रेडिएशन है। देखो सरफेस एरिया का क्या यहाँ पर कनेक्शन है, क्योंकि आपका जितना बड़ा सरफेस होगा, सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे ना, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये क्यों होगा, कोलिजन थ्योरी मैंने बता दिया इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में। ठीक है, लास्ट में है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अब देखो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, इसमें क्या करोगे आप, रेडिएशन को डालोगे किसी भी रिएक्शन में। जब रेडिएशन को डालोगे और चेक करोगे कि ये रेडिएशन डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम देखेंगे कि रेडिएशन डालने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज़ ही होता है। ठीक है, ये इंक्रीज़ ही होता है आपका, इसका ध्यान देना। रेडिएशन का मतलब है एनर्जी दे रहे हो आप, एनर्जी दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन, इसको और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करी गई है, क्योंकि यहीं से आपके रेट लॉस निकल के आते हैं। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का कनेक्शन देखते हो ना कंसंट्रेशन से, तो यहीं से आपका रेट लॉ निकल के आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस क्या हैं, उनका जब प्रोडक्ट निकालोगे तो यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको रिवीजन कर लेना। बाकी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, तो यही यहाँ से भी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ जाएगा। जाहिर सी बात है मैंने आपको बता भी दिया है एक बार कि किस तरीके से ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है। बाकी जो ये रेट ऑफ यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था गुलबर्ग एंड वॉगे ने। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट हैं, नॉर्वेनियन केमिस्ट्स हैं गुलबर्ग एंड वॉगे, है ना। 1867 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो इसको रिवाइज कर लेना। बाकी ये सारे नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और इसको जो है अपनी फेयर कॉपी में आप लोग करेंगे। ठीक है।